तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे ग्रह पर अब तक मौजूद सबसे सरल पौधे हमारी भूमि पर उपनिवेश बनाने वाले पहले पौधों में से हैं, तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्रायोफाइट से मिले छोटे बीज रहित और गैर संवहनी पौधों के एक समूह से जो 40 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय से मौजूद है। इस वीडियो में हम उनके संरचना, प्रजनन शैली और वो किस प्रकार प्रतिदिन हमारे पर्यावरण को चुपचाप लाभ पहुंचाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। अपने छोटे आकार और सरल संरचना के बावजूद ब्रायोफाइट अविश्वसनीय रूप से विविधतापूर्ण होते हैं और आप इन्हें विभिन्न स्थानों पर पा सकते हैं। लेकिन ये विशेष रूप से नम, गीले और छायादार आवासों जैसे दलदलों और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पनपते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आदिम पौधे जल की अनुपस्थिति में लैंगिक रूप से प्रजनन नहीं कर सकते। हम इस पर कुछ ही मिनटों पर और चर्चा करेंगे। ब्रायोफाइट को 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है: मॉस, लिवरवॉर्ट और हॉर्नवॉर्ट्स। इन सभी में विभेदित शरीर नहीं होता, जिसका अर्थ है कि इनके पास जड़ों, तनों या पत्तियों जैसी संरचनाएं नहीं होती, जो कि उच्च श्रेणी के पौधों में पाई जाती हैं। हालांकि अधिकांश प्रजातियों में मूल जैसी, तना जैसी या पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं, लेकिन वो उच्च श्रेणी के पौधों में पाए जाने वाले वास्तविक जड़, तना और पत्ते नहीं होते। देखिए, वास्तविक जड़ें, तने और पत्तियां उन पौधों में पाई जाती हैं जिनमें विशेष संवाहक ऊतक जैसे जाइलम और फ्लोएम होते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट गैर संवहनी पौधे हैं जिनमें ये ऊतक नहीं होते। इसलिए जो पत्ती जैसी, तना जैसी या जड़ जैसी संरचनाएं हम इनमें देखते हैं, वो असल में वास्तविक जड़, पत्ती और तने नहीं है, जो कि उच्च श्रेणी के पौधों में मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं कि कई मॉस और लिवरवॉर्ट्स में पत्तेदार उपस्थिति होती है, कुछ इस तरह। ये मिट्टी से जड़ जैसी संरचनाओं की मदद से जुड़े रहते हैं, जिन्हें मूलाभ कहा जाता है। ये मूलाभ मिट्टी से जल और खनिजों को अवशोषित करने में भी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। हमने पहले भी कई बार कहा कि ब्रायोफाइट गैर संवहनी पौधे हैं। इसका अर्थ ये है कि इनमें जाइलम और फ्लोएम जैसे ऊतक नहीं होते, जो जल और भोजन को स्थानांतरित कर सकें। तो फिर ये पौधे जो कुछ भी मिट्टी से अवशोषित कर रहे हैं, उससे कैसे संचालित कर रहे हैं? इनका आकार छोटा होने के कारण ब्रायोफाइट को जल और खनिजों के परिवहन के लिए किसी अलग ऊतक प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती। वो इसे परासरण और विसरण की प्रक्रियाओं से आसानी से कर सकते हैं। अब तक हमने उनकी संरचना के बारे में जाना, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ब्रायोफाइट का जीवन चक्र कैसा होता है? ब्रायोफाइट का एक अनोखा जीवन चक्र होता है, जिसमें अगुणित और द्विगुणित चरण शामिल होते हैं। जो मुख्य पौधा हम आमतौर पर देखते हैं, वो युग्मकोद्भिद होता है, जो कि ब्रायोफाइट जीवन चक्र का प्रभावी अगुणित चरण होता है। आमतौर पर ब्रायोफाइट लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। जो युग्मकोद्भिद यहाँ मौजूद है, इसमें जनन अंग होते हैं जो अगुणित नर और मादा युग्मकों का उत्पादन करते हैं। नर युग्मकोद्भिद में नर लैंगिक अंग होते हैं, जिसे पुंधानी कहा जाता है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये पुंधानी है, नर लैंगिक अंग जो कशाप नर युग्मकों का उत्पादन करता है, जिन्हें पुमंग कहा जाता है। दूसरी ओर जो मादा युग्मकोद्भिद यहाँ मौजूद है, इसमें मादा लैंगिक अंग होता है जिसे स्त्रीधानी कहा जाता है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यही स्त्रीधानी यानी मादा लैंगिक अंग है, जो मादा युग्मक यानी एक एकल अंड कोशिका का उत्पादन करता है। नर और मादा दोनों युग्मक 5 कोशिकाओं से घिरे होते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें। इसीलिए ब्रायोफाइट में दोनों लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। अब जब ये युग्मक उत्पादित हो जाते हैं, तो नर युग्मक जल में मुक्त हो जाते हैं और वो तैरकर मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, जो कि स्त्रीधानी के अंदर मौजूद होते हैं। याद है जब हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जल ब्रायोफाइट के आवास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है? यही कारण है।
यदि जल ना हो तो ये नर युग्मक अपने कशाप के मदद से तैर नहीं सकते। वो अपने कशाप का उपयोग करके तैरते हैं और उन्हें तैरने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो वो मादा युग्मकों तक तैरते हैं जो कि स्त्री धानी के अंदर मौजूद होते हैं। और जब ये युग्मक मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिससे एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये द्विगुणित युग्मनज विकसित होकर बीजाणु उद्भिद बनाता है। बीजाणु उद्भिद ब्रायोफाइट चक्र का एक अल्पकालिक द्विगुणित चरण होता है, जो युग्मकोद्भिद पर पूरी तरह निर्भर रहता है। भोजन, आश्रय, जल, सब कुछ। बीजाणु उद्भिद एक बहुकोशिकीय संरचना होती है जिसमें एक सीटा होता है। तो यहाँ ये जो भाग आप देख रहे हैं यही सीटा है। और इसके शीर्ष पर एक बीजाणु उत्पादक संरचना होती है जिसे कैप्सूल कहा जाता है। अब इस कैप्सूल के अंदर अगुणित बीजाणु उत्पन्न होते हैं। जब बीजाणु उद्भिद पूर्ण परिपक्वता तक पहुंच जाता है, तब कैप्सूल फट जाता है और बीजाणु पर्यावरण में मुक्त हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये लाल बिंदु जो आप देख रहे हैं यही बीजाणु है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैप्सूल फट चुका है, इसलिए बीजाणु अब पर्यावरण में मुक्त हो चुके हैं। अब ये बीजाणु हवा, जल या जानवरों की मदद से आसानी से फैल सकते हैं। और जब ये बीजाणु किसी उपयुक्त पर्यावरण या अनुकूल आवास में गिरते हैं, तो वो अंकुरित होकर एक नए युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं, कुछ इस तरह। और इस तरह पूरा चक्र दोबारा शुरू हो जाता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लेकिन यदि कोई ब्रायोफाइट चाहे तो वो अलैंगिक रूप से भी प्रजनन कर सकता है। और सबसे सरल और प्रभावी तरीका होता है विखंडन, यानी कि फ्रैगमेंटेशन। इस प्रक्रिया में मूल पौधे यानी कि युग्मकोद्भिद का एक हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है, कुछ इस तरह। और ये अलग हुआ टुकड़ा एक नए पौधे में विकसित हो जाता है। मॉस में ये प्रक्रिया बहुत सामान्य रूप से देखी जाती है। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये वास्तव में एक मॉस है। और आप देख सकते हैं कि मुख्य पौधे या मूल पौधे से टुकड़े टूट चुके हैं। ये युग्मकोद्भिद है वैसे। आप ये सभी टुकड़े नए पौधों में विकसित हो जाएंगे। क्या ये ब्रायोफाइट पौधों का एक रोमांचक समूह नहीं है? और ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ब्रायोफाइट अत्यधिक सहनशील होते हैं और बंजर भूमि पर मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। वो मृदा में नमी बनाए रखते हैं और पोषक तत्वों को पर्यावरण में पुनः चक्रित करते हैं। इसके अलावा वो प्रदूषण को कम करते हैं और विभिन्न जीवों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। तो अगली बार जब आप मॉस का कोई छोटा सा गलीचा या समूह देखें, तो एक पल रुककर इन सूक्ष्म लेकिन जटिल पौधों की सराहना जरूर करें।